कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जागरूकता अभियान नहीं है, ये झूठों का अभियान है। इनकी सच्चाई सबने देख ली है। ये सीएए का कानून संविधान के खिलाफ है। इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे, उससे पूछेंगे कि कोई एविडेंस दिखाइए, टेलीफोन की बिल दिखाइए 1970 की, कहां से निकालेगा? जिस तरह से नोटबंदी में सबको प्रताड़ित किया, उस तरह से ये भी प्रताड़ित करेगा ये कानून। और इस कानून का आधार एकदम संविधान के खिलाफ है। तो जो अभियान निकालेंगे निकालें। आज तमाम विद्यार्थी सड़क पे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। एनआरसी का वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहाना है एनआरसी को लागू करने का। और वैसे भी कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि एनआरसी उनके प्रदेशों में लागू नहीं होगी। आपने ये भी देखा होगा कि तमाम दूसरी पार्टियों ने भी ऐसा ऐलान किया है। तो ये लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता ही नहीं लागू करने देगी। अननेम्ड व्यक्ति हैं, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस चिट्ठी में ऐसे तमाम मिसाल हैं जहां पुलिस और प्रशासन खुद गलत काम कर रहे हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ की है, उसका वीडियो है। पुलिस ने कहीं एक माइनर को घेर के उसको पीटा है, शायद कानपुर में, उसका वीडियो है। तमाम इसमें ऐसे मिसाल हैं जहां जिससे ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे, उस बयान पे प्रशासन और पुलिस कायम है। का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है। मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है जिस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रदेश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं, हम आम जनता की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। तरमीमी कानून के खिलाफ आज भी मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहरे हुए। नाजरीन, आप ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं। उनमें आज शदीद सर्दी के बावजूद दिल्ली में बाएबाजों की जमातों ने जंतर मंतर पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने तिरंगे के साथ सीएए और एनआरसी की मुखालफत में एक मार्च निकाला। इसके अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ और अमरावती में भी आज मुजाहरे किए गए। इन मुजाहरों में खवातीन की भी बड़ी तादाद देखी गई। साथ ही कोलकाता में भी तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में कई तंजीमें शामिल रही। मुजाहिरीन ने शहरियत तरमीमी कानून को आइन के खिलाफ बताते हुए जल्द से जल्द वापस लेने का मुतालबा किया। जुल्म का हिसाब मांगना चाहती है, तब पसंद नहीं तो आप सिग्नल ये नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की सियासत होती है जब हम इनको कहते हैं कि ये हिटलर के चेले हैं। और चेलों की दृष्टि जिसको तुमने यहाँ पर अपनाया, पूछा गया तो आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा। कांग्रेस के वफ्द ने आज यूपी के गवर्नर आनंदीबेन से मुलाकात की। वफ्द ने यूपी में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुई हलाकतों की जांच कराने का मुतालबा किया। वफ्द ने मुतालबा किया कि हाईकोर्ट के जज से इस मामले की जांच कराई जाए। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश में शहरियत कानून के खिलाफ हुए एहतजाज और तशद्दुद में 16 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी में हुई चूक के बाद से कांग्रेस का हंगामा जारी है। पूरे मामले पर जांच की बात की जा रही है। यूथ कांग्रेस के लीडरों ने एहतजाज भी किया। इस दौरान सीआरपीएफ की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्योरिटी इंतजामात में कोई चूक नहीं हुई है। सीआरपीएफ का कहना है कि पूरे प्रोग्राम का शेड्यूल नहीं दिया गया था।
17 तारीख को प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक का जो मामला आया था, इस मामले में सीआरपीएफ की जो आंतरिक एक रिपोर्ट तैयार हुई है, उस मामले पर साफ तौर पे बोला गया है कि उनकी सुरक्षा में भी कोई भी चूक नहीं हुई है। दरअसल प्रियंका गांधी के जो पर्सनल स्टाफ के द्वारा जो एक रूट बनाया गया था, उस रूट के बारे में औपचारिक तौर पर सीआरपीएफ को जानकारी नहीं दी गई थी, जैसा कि उस रिपोर्ट में लिखा गया है। और उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि जिस तरह से बाकायदा एक नए कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया था, उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई। तो तमाम जो तथ्य जो है बाकायदा प्रियंका गांधी के द्वारा, उनके जो पर्सनल स्टाफ के द्वारा कई ऐसी महत्वपूर्ण जो जानकारी वो सीआरपीएफ को नहीं दी गई, जिसके चलते वहां पर एक अजीब सा सिचुएशन बना था। हालांकि एक जिस तरह से बाकायदा सुरक्षा में एक व्यक्ति अचानक वहां प्रवेश करते हैं, तो इन तमाम मामलों को देखते हुए बाकायदा सीआरपीएफ ने एक आंतरिक तौर पर एक अपनी जांच टीम बनाई और उसके बाद ये रिपोर्ट निकल के आई है। और सीआरपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक कहीं से भी प्रियंका गांधी की सुरक्षा में सीआरपीएफ के द्वारा कहीं भी चूक फिलहाल नहीं बताई जा रही है। फिलहाल उन तमाम मामलों को विस्तार से जांचा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। गोवर्धनपेट के स्वामी अधोक्षानंद ने मुतनाज़ा शहरियत कानून की सख्त मुखालफत की। इलाहाबाद में आइंदा माह मुनक्किद होने वाले माघ मेले से पहले भूमि पूजन की तकरीब में शिरकत करने आए स्वामी अधोक्षानंद ने शहरियत तरमीमी कानून पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। स्वामी अधोक्षानंद का कहना था कि इस कानून के आने से समाज में मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस कानून पर नजरसानी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसा कानून बनाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। संदेह इस कानून से देश में हलचल हुई है और दूर दराज के प्रांतों से भी मेरे पास भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सामाजिक असंतुलन फैला हुआ है, अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। और ऐसी हालात में मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, जिससे जनता में और ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर नागरिक वोट देता है और भारतीय संसद सबसे बड़ी पंचायत है जो पूरे देश की प्रतिनिधित्व करती है। तो सरकार को भी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है वो सुना जाए और विपक्ष क्या कह रहा है उसको भी सुना जाए, क्योंकि वो भी जनता द्वारा चुन करके गए हैं। दिल्ली पुलिस ने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को धमकाने वाले साबिक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी शिनाख्त राकेश त्यागी की हैसियत से हुई है और वो उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राकेश त्यागी 2014 में VRS ले चुका है। दरअसल पुलिस का लिबास पहने इस साबिक एहलकार का वीडियो गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यूपी के बदले हुए हालात के दौरान अखाड़ा परिषद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ महाज खोल दिया है। अखाड़ा परिषद ने MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए उन पर पाकिस्तान के इशारे पर मुल्क में फिरका परस्ती फैलाने का इल्जाम लगाया है। वहीं दूसरी जानिब यूपी MIM ने अखाड़ा परिषद के इस बयान को इश्तियाल अंगेजी करार दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। CAA और NRC के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के तनाजुर में यूपी में मुस्लिम तंजीमें इस वक्त निशाने पर है। रियासत में तेजी से अपने पैर जमा रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ अखाड़ा परिषद ने मुहाज खोल दिया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने MIM और उसके सदर असदुद्दीन ओवैसी पर समाज में फिरका परस्ती फैलाने और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने का संगीन इल्जाम आयद किया। ओवैसी जी को तो मुझे लगता है कि अपने आप चले जाएंगे पाकिस्तान, वहाँ नहीं रहेंगे वो, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से यहाँ थे उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उनको लगता है कि पाकिस्तान से जो सहयोग मिल रहा था वही बंद हो जाएगा। अब जो हम तो पहले भी कहते हैं इनको न्याय, इनका जो है इनका एक तरह से जांच की जाए कि ये कहाँ जुड़े हुए हैं। तो ओवैसी जैसे लोगों की अब दुकानदारी बंद। सभी हमारे भारतीय मुसलमान जानते हैं कि ओवैसी जी केवल वोट की राजनीति करते हैं, अपना जो स्वार्थ है वो सिद्ध करते हैं। गुज़िश्ता बरसों के दरमियान यूपी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असर तेजी से बढ़ा है। शहरियत कानून और NRC की मुखालिफ मुजाहिरों में MIM कारकुनान पेश रहे, लेकिन MIM ने अखाड़ा परिषद के इन तमाम इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। MIM का कहना है कि पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी खुद एक कानूनदा हैं और उनकी पार्टी मुल्क के आइन के मुताबिक ही काम कर रही है।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बात करते हैं वो संविधान के दायरे के अंदर बात करते हैं। तो इस तरह की बातें जो है फिजूल की बातें हैं। और महंत नरेंद्र गिरी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भाई ठीक है, आपका जो भी जैसे भी आप राजनीति कर रहे हो, लेकिन आप कहीं से भी उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गलत साबित नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में पैर पसार रही है, लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति बढ़ रही है, लोगों का क्रेज़ बढ़ रहा है, इसलिए ये तमाम ऐसे लोग बौखला गए हैं और उठ पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान के दायरे में रह करके हमारे तमाम लीडर बात कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद ने दीगर मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी को खास तौर पर निशाने पर ले रखा है। अखाड़ा परिषद का ख्याल है कि शहरियत कानून और NRC के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में मुस्लिम तंजीमें माहौल को मजीद खराब कर रही हैं। अखाड़ा परिषद का ये भी कहना है कि हुकूमत को MIM और उसके सदर असदुद्दीन ओवैसी की सरगर्मियों की जांच करानी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। गाजियाबाद लिंक रोड के थाने इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। आतिशज़दगी का ये वाकया मैग्नम पेपर मिल में पेश आया है। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के साइट 4 में, जहां पर एक पेपर मिल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आग है पेपर रोल में लगने के बाद पूरी तरीके से लगातार फैलती जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि आसपास के जितने भी ज़िले हैं उन सबको बोला गया कि यहाँ पर जो फायर टेंडर हैं और भेजे जाएं। एयरफोर्स से भी यहाँ गाड़ियों की मांग की गई है। हमारे साथ थाना लिंक रोड के थाना प्रभारी हैं। सर, क्या सूचना मिली थी और कितनी देर हो गई इस आग को लगे हुए? अभी आधा घंटे पहले सूचना मिली थी कि करगढ़ में ये मैग्नम पेपर मिल में आग लग गई है। इस सूचना पे हम लोग भी तुरंत यहाँ पे पहुँच गए। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी भयानक आग लगी है अंदर, और ये फायर टेंडर के 4-5 गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। इतनी गाड़ियों से है आग कंट्रोल नहीं हो पाएगी। आसपास के जितने भी फायर स्टेशनों से गाड़ियाँ मंगाई जा रही हैं, नोएडा से भी फायर टेंडर मंगाए जा रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में ये आग कंट्रोल होती है। सर, इंडियन एयरफोर्स से भी बताया जा रहा है कि गाड़ियों की मांग की गई है। हाँ, वहाँ से भी गाड़ियाँ मंगाई गई हैं। वो रनिंग है गाड़ियाँ, वहाँ से भी पहुँचने वाली हैं थोड़ी देर में। तो ये थे थाना लिंक रोड के इंस्पेक्टर साहब, जिनका ये कहना था कि काफ़ी बड़ी आग है और आसपास के ज़िलों को भी सूचित किया गया यहाँ फायर टेंडर मंगाने के लिए, और हिंडन एयर फोर्स से भी गाड़ियों की मांग की गई है। हम आपको एक बार फिर तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि जो आग है, इस आग का विकराल रूप इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि इसको देखने से लग रहा है कि यह आग शायद आज की रात बुझने वाली नहीं है। हालांकि लगातार गाड़ियां मंगाई जा रही हैं। ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार और पेपर के जो रोल हैं वह भी यहाँ जमा है, जिन्हें खाली करने का काम भी चल रहा है। और लगातार जो फैक्ट्री कर्मचारी हैं वह फैक्ट्री कर्मचारी भी इस आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन आग काफ़ी बड़ी है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विकराल रूप पर कब तक काबू पा पाएगा। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए शक्ति सिंह। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां पर करंट लगने से एक ही घर के 6 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्रिज में आग लग गई और पूरे कमरे में धुआं फैलने से इन लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ है। उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं और कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। कोहरे के सबब सड़क और रेल खिदमात पर भी असर पड़ रहा है। चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ है। स्कूलों में छुट्टियां हैं। पूरे उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही। इस ठंड की वजह से यूपी में अब तक लगभग 100 से अधिक जानें जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी पारा 4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सुबह का वक्त है, लोग घरों से निकल रहे हैं तो लाइटें जलाना पड़ रहा। हालांकि कोहरे से थोड़ी ज़रूर लोगों को राहत है, लेकिन जो ठंड है वो काफ़ी भयंकर और सिकुड़न वाली ठंड है। जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो ज़िले हैं, वो चाहे पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, लखीमपुर खीरी, जो तराई के इलाके हैं, वहाँ पारा 3.5 डिग्री तक पहुँच गया था।
था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक मौतें भी हो गई। अब सरकार की तरफ से जरूर भारी भरकम बजट दिया गया है जिलों में कि राहत कार्य को जो है पहुंचाया जाए। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश दिया गया कि वो खुद जाएं, देखें, रात में जो लोग सड़कों पर हों उन्हें कंबल वितरित किया जाए, उन्हें गर्म बिस्तर दिए जाएं जिससे उनकी जानें बच सकें। यानी आने वाले समय में भी अभी जो कड़ाके की ठंड है वो जारी रहेगी और उत्तर प्रदेश में अकेले कानपुर में अब तक 38 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो लिहाजा सरकार भी सतर्क है, लेकिन कुदरत की कहर के आगे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उसमें विशेष तौर से बच्चे और बुजुर्गों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। कानपुर में भी शदीद सर्दी से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री पहुंच गया है और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जहरीली हवाएं भी हो गई हैं, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक यहाँ पर AQI लेवल 493 तक पहुँच गया, जो बेहद खतरनाक है। मौसम विभाग का कहना है कि ये कड़ाके की ठंड इसी तरह जारी रहेगी और इससे निजात जनवरी के पहले सप्ताह में मिलेगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं बुलंदशहर में भी शदीद सर्दी में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। मासूम बच्चे सर्दी की वजह से परेशान हैं। आपको जैसे दिख रहा है इतनी ठंड पड़ रही है, हम कोहरे में आ रहे हैं। डीएम को छुट्टी करवानी चाहिए और इतनी ठंड हो रही है। बेटा आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा स्कूल है आपका? हमारा गांधीवाल निकेतन कन्या इंटर कॉलेज स्कूल है। हम मोखेड़े से आते हैं, यहाँ बहुत दूर से आते हैं काले आम तक और बहुत ठंड लगती है। हम बहुत दूर से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण आने में बहुत परेशानी होती है और हमारे स्कूल की छुट्टी हो जानी चाहिए। हमारे स्कूल की छुट्टी तो नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली NCR में लगातार पारा गिर रहा है। ठंड बढ़ने के कारण लोग घर में ही रहने के लिए मोहताज हैं। इस समय मौजूद हूँ बुलंदशहर के काल्यान चौराहे पर, जहां से वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यहां से बड़ी तादाद में जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहे हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दर्जनों शहरों की छुट्टियां पहले ही की जा चुकी हैं बढ़ती ठंड के कारण, लेकिन जिलाधिकारी बुलंदशहर ने अभी तक यहाँ छुट्टियां नहीं की हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राओं का ये कहना है कि उन्हें घर से स्कूल तक आने में परेशानी हो रही है, हाथ जम रहे हैं। कोहरा पड़ने के कारण सामने का भी नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कि हादसों की संभावना बढ़ रही है। जिलाधिकारी बुलंदशहर को ठंड के चलते बच्चों पर रहम खाते हुए छुट्टी कर देनी चाहिए, साफ तौर पर यह कहना है बुलंदशहर के लोगों का। कैमरामैन नौशाद के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। कानपुर में बीजेपी कारकुनों ने सिर्फ इसलिए दादागिरी दिखाई कि एक बीजेपी कारकुन की गाड़ी का चालान काट दिया गया। बीजेपी कारकुनों ने सीओ ऑफिस पहुंचकर जमकर गुंडागर्दी की और पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी भी की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर दुष्यंत कुमार गौतम ने आज अलीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए मेरठ के एसपी सिटी का दिफा किया। उन्होंने कहा कि भारत माता के खिलाफ काम करने वालों के साथ ऐसे ही निपटा जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ विंग के सूबाई सेक्रेटरी सईद नाजिम अली ने अलीगढ़ जिला इंतजामिया को एक अर्जदाश्त पेश की, जिसमें गुज़िश्ता दिनों मेरठ में वायरल वीडियो के सिलसिले में एसपी सिटी मेरठ डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा की जानिब से बाब सैयद पर जारी एहतजाजी धरने के 16वें दिन धरने के मकाम पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील असद हयात खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर पिटीशन के मुतल्लिक़ तलबा से तबादला ख़याल किया और कहा कि सूबाई हुकूमत ने न सिर्फ तलबा बल्कि पूरे सूबे में शहरियत तरमीमी कानून से मुतल्लिक़ तहरीक में शरीक लोगों पर जुल्म व ज़्यादती का दौर चलाया है।
वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार असेंबली इंतखाब को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा 2010 के फॉर्मूले पर ही हो जेडीयू बीजेपी के बीच सीटों की तकसीम। भोजपुर के नथमलपुर बाजार में कपड़े के ताजिर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज और तशद्दुद, मुलजिम की गिरफ्तारी की मांग। कड़ाके की ठंड से बिहार झारखंड को अभी राहत की उम्मीद नहीं, अलाव और कंबल का इंतजाम नहीं होने से बड़ी परेशानी। सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ बिहार में बड़ी लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया है। पटना में सियासी रहनुमा, समाजी कारकुन और दानिश्वरों की मीटिंग में मुश्तरका तौर पर इस बात का ऐलान करते हुए मुस्लिम समाज के रहनुमाओं ने कहा कि अब वक्त आ गया है, आईन के खिलाफ उठ रहे हुकूमत के कदम को पुरअमन एहतजाज और कानूनी लड़ाई के जरिए रोका जाए। सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर बिहार में पहले से ही हंगामा बरपा है और अब दानिश्वरों की टीम इस मामले की क़यादत करने की तैयारी कर रही है। पटना में अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा इस मीटिंग में जहां अलग अलग सियासी पार्टियों के मुस्लिम लीडर एक साथ नजर आए, वहीं एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म बनाकर समाजी कारकुन, आलिम दीन, दानिश्वर, वुकला और आम लोग इस कानून के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं। इस कानून को मुल्क की आवाम इनकार कर चुकी है, नहीं मानेगी, मतलब नहीं मानेगी। ये हमारे मुल्क के मालिक नहीं हैं, सरकार के मालिक हैं, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। ये मुल्क के मालिक नहीं, इनको ये इख्तियार नहीं है कि हमको बताएं कि हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है। ये प्रोटेस्ट को ह्यूमन चेन से घेर के रखा जाए और 10-20 वीडियोग्राफर रखे जाए जो हर तरफ से उसको कवर करेंगे, ताकि आरएसएस के लोग और पुलिस के द्वारा, दोनों के द्वारा जो प्रोटेस्ट पे जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को हम एक्सपोज कर सके और उनको कोर्ट में सजा दिलवा सके। मीटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि सीएए मुल्क के आइन के खिलाफ एक कानून है, वही एनपीआर के जरिए गरीब आवाम को निशाना बनाने की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के उस बयान पर भी बात की गई जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि वो एनआरसी को सूबे में लागू नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार से इस मामले पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करने का भी यहाँ मुतालबा किया गया। आज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की तजवीज़ पास हुई जिसमें सारे मज़ाहिब के लोग रहेंगे और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी हर ज़िले में भी बनेगी, स्टेट के अलावा। सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करती है कि जो दरख्वास्तें मुकदमे के तौर पर सीए के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि सुनवाई जल्द से जल्द करें। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के सिलसिले में इस प्रोग्राम में बैठे हुए लोग नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते। इनके मुताबिक वो इस लड़ाई को अपने तौर पर आगे बढ़ाएंगे और उस वक्त तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक कि उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। सीएए की हिमायत करके भले ही नीतीश कुमार की पार्टी अपने सुप्रीमो के फैसले की सताइश कर रही हो, लेकिन पार्टी के मुस्लिम लीडर इस बात से बेहद नाराज हैं। जेडीयू लीडर और साबिक एमएलसी असलम आजाद ने सीएए, एनपीआर और एनआरसी के मामले पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। असलम आजाद के मुताबिक बीजेपी मुल्क को टुकड़ों में तकसीम करना चाह रही है। असलम आजाद ने यह भी कहा कि बीजेपी को मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। मसला आ गया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आप ये ले आए या एनसीआर ले रहे हैं? क्या आप अक़लियतों पर, दलित समाज पर या फिर आदिवासियों पर आप जो है आपका एतमाद नहीं है? वो मुल्क की शरई नहीं है कि आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, जज्बाती वो मुद्दे उठा रहे हैं। वोट जो है बगैर पाकिस्तान का नाम लिए, बगैर इमरान खान का नाम लिए भी वोट हासिल किया जा सकता है अगर आपने काम किया। नीतीश कुमार ने किया?
नीतीश कुमार ने अपना मुद्दा नहीं उठाया। आपको ये भी होगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को, जब असेंबली का चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री को मना कर दिया था बिहार में आने के लिए, और जो है बहुमत से जो है हमारी सरकार बनी। इसलिए काम अगर कर रहे हैं आप तो इन जज्बाती मुद्दों से हट करके भी जो है ये भाजपा के लोगों को सोचना पड़ेगा। मुल्क की एकता और अखंडता कैसे बरकरार रहेगी। कई तबकों को आप अलग कर दीजिएगा मुख्य धारा से तो मुल्क बचेगा नहीं बचेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जो वो बार बार कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग गैंग, तो वही कर लेंगे। लोग अलग अलग समूह बना लेंगे, टुकड़ा बन जाएगा, दलितों का अलग बन जाएगा, अति पिछड़ों का अलग बन जाएगा, अक़लियतों का अलग बन जाएगा, कोई और तबका अलग हो जाएगा। ये जो है बिहार के किशनगंज में एनपीआर के खिलाफ एमआईएम की जानिब से एहतजाजी जलसा हुआ। इस जलसे में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। किशनगंज के रूई धाता तारीखी ग्राउंड में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ देने का मशवरा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी एक ही सिक्के के दो रुख हैं।